Hello everyone. Today we are going to study about memory organization. ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है. हमारा जो पढ़ने का मैप रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा. जैसे इस वीडियो में हम लोग मेमोरी के बारे में, मेमोरी हायरार्की, उसकी क्या नीड थी, उसके क्या गोल्स हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन, फिर एड्रेसिंग के क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी जैसे हम लोग की मेमोरी हायरार्की की हैं, इंक्लूजन प्रॉपर्टी, कोहेरेंस प्रॉपर्टी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर टेम्पोरल और स्पेशियल. फिर उसके बाद हम लोग जो एक्सेस टाइम के बारे में है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम लोग एक्सेस टाइम के बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे. तो आज हमारा गोल है मेमोरी हायरार्की जो पिरामिड के रूप में बनाया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन और एड्रेसिंग पढ़ना है. तो लेट्स सी व्हाट इज मेमोरी. तो मेमोरी हमारा सिंपली हियर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर कंटेंट इन कंप्यूटर सिस्टम. ओके, यानी कि सिंपल शब्द में बोले, मेमोरी कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है जहां डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं. फिर सीपीयू डायरेक्टली मेमोरी से डेटा रीड करता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो सिंपल है. तो हमारे पास लेकिन जो मेमोरी है उसमें ये मेमोरी हायरार्की या फिर ये इतनी सारी वैरायटीज़ क्यों हैं? वाई we don't use a single memory in computer. Instead, why do we use memory hierarchy? हम लोग जैसे लैपटॉप वगैरह लेते हैं या कोई भी पीसी लेते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन में सीपीयू होता है. सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो राइजन का है, इंटेल का प्रोसेसर है. फिर उसमें रैम होती है कि जैसे 8 GB रैम है, 16 GB रैम है. फिर एसएसडीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. अगर कोई और भी अच्छे से देखे तो उसमें कैश के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ 4 MB इस तरीके से. और थोड़े हाई एंड वाले होते हैं तो उसमें जीपीयूज भी होते हैं, तो वी रैम भी होती है. तो हमारे पास एक ही कंप्यूटर है लेकिन मेमोरी डिफरेंट तरीके से है. कैसे रैम है, रोम है जिसमें एसएसडी और एचडीडी आ जाएंगे. फिर वी रैम है यानी वीडियो मेमोरी. फिर कैश और रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर होते हैं. तो वाई डिफरेंट वेराइटी ऑफ मेमोरीज इज नीडेड. तो इसका सिंपल आंसर तो है परफॉर्मेंस इशू. फिर ये हमारे गोल होंगे कि हम लोग जो मेमोरी है वो डिफरेंट पर्पस के लिए उसके परफॉर्मेंस और कॉस्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसका एक्सेस टाइम को मैक्सिमाइज कर सकें और उसकी जो पर बिट स्टोरेज कॉस्ट है उसे मिनिमाइज कर सकें. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर गोल देख लेते हैं. Goal of memory hierarchy to maximize the access speed and to minimize the per bit storage cost. जैसे CPU access time of memory is less then access speed is higher. मतलब कोई भी कंटेंट अगर CPU को एक्सेस करना है तो हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी कम टाइम पे एक्सेस हो. अगर वो कम टाइम पे एक्सेस हो रहा है तो यानी कि ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेस स्पीड ज़्यादा है. अब वहीं पर जो कॉस्ट है वो भी कंसीडरेबल होनी चाहिए. ये नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी के लिए बहुत महंगा पीसी बिल्ड कर दें. इसीलिए जो हमारा कॉस्ट है और एक्सेस स्पीड या फिर एक्सेस टाइम है उसमें एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए. ये दोनों गोल है, उसमें बैलेंस इज नेसेसरी. वाई? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक टाइप की मेमोरी यूज़ करें जो मान लेते बहुत ज़्यादा फास्ट है तो सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर हम लोग वहीं पर कॉस्ट को बचाने के लिए चीपर मेमोरी यूज़ करें तो उससे सिस्टम स्लो हो जाएगा. तो इसलिए एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है स्पीड और कॉस्ट के बीच में. तो इसको समझने के लिए नाउ लेट्स सी द मेमोरी हायरार्की पिरामिड. मेमोरी हायरार्की पिरामिड कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें सबसे टॉप पे हमारे पास इंटरनल मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड टर्शियरी मेमोरी. तो जो इंटरनल मेमोरी है उसके अंदर जो सीपीयू के पार्ट्स आते हैं जैसे रजिस्टर और कैश. फिर मेन मेमोरी रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी एचडीडी और एसएसडी, टर्शियरी मेमोरी जैसे कि टेप ड्राइव्स. इस पिरामिड को देखते हैं. ये पिरामिड ही खुद बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है. जैसे इंटरनल मेमोरी का जो एरिया है, जो छोटा ट्राइंगल है वो छोटा है. फिर जो टर्शियरी मेमोरी है वहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है. तो हम लोग इसे ये देख सकते हैं कि हम लोग टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो साइज़ जो स्पेस है वो बढ़ रहा है. तो एक यही है ट्रेंड कि जब हम लोग टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं तो हमारा स्पेस यानी कि कैपेसिटी ऑफ मेमोरी बढ़ रही है. लेकिन जब हम लोग बॉटम से टॉप पे जाएंगे तो स्पीड और कॉस्ट इंक्रीज करती है. यानी कि जो इंटरनल मेमोरी है वो अगर कुछ भी एक्सेस करेगी तो जल्दी करेगी एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, फिर कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन कम्पेयर टू टर्शियरी. यानी कि सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी एक्सेस हमारा टर्शियरी मेमोरी का होगा.
सबसे ज़्यादा साइज हमारा टर्शरी मेमोरी का होगा और सबसे कम साइज इंटरनल का होगा। अब कॉस्ट की बात करें, ये जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रजिस्टर और कैश, इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सब डायरेक्ट सीपीयू के पार्ट होते हैं। और इसी प्रकार से जो टर्शरी या सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम लोग एक्सटर्नली लगा सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट कम होती है। अब जो हमारा कॉस्ट है वो मैं साइज और कॉस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे जो इंटरनल या फिर मेन मेमोरी है, जब भी हम लोग रैम लेते हैं तो मान लेते हैं 16 GB की रैम ले रहे हैं, तो वो अभी के टाइम तो और महंगी चल रही है, ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ की चल रही है। वहीं 2 TB SSD अगर लें तो वो 26,000 से 40,000 की मिल रही। तो हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटी टू प्राइस रेशियो है वो मेन मेमोरी का और सेकेंडरी मेमोरी का कैसा है। हम लोग ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं कम स्टोरेज के लिए, और उसी हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी में जब हम लोग SSD ले रहे हैं तो हमें 2 TB ऑफ स्टोरेज मिल रहा है, मान लेते 26,000 का। वहीं पर हमें 16 GB ऑफ मेमोरी मिल रही है रैम, ऑलमोस्ट मान लेते 15,000 का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट थोड़ी कंसिडरेबली पर बिट स्टोरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, वहीं ऊपर ज़्यादा है। तो यही है कि जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स है पिरामिड में वो सब फास्टर है और लेकिन एक्सपेंसिव है, और जो नीचे वाले कंपोनेंट वो स्लो है लेकिन चीपर है। तो जो ऊपर वाले कंपोनेंट की कैपेसिटी कम है, नीचे वाले कंपोनेंट्स की कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, तो अब यहाँ पर एक थोड़ा मैंने पीछे भी यहाँ लिख दिया था कि जो रोम है उसे SSD और HDD लिखा है। ये काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन और रॉन्ग है, क्योंकि जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, वो अलग चीज़ हो गई। जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारा रोम एक जो मदरबोर्ड होता है उस पर एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, छोटी सी हम कह सकते हैं एक फ्लैश ड्राइव टाइप होती है। तो फ्लैश ड्राइव होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है, इज अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड ऑफ पीसी विच स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जैसे कि वो जो फर्मवेयर लाइक बायोस और UEFI होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और OS को जब हम लोग बूट करते हैं, जब भी हम लोग अपने लैपटॉप की बटन दबाते हैं, पावर बटन, और सोचते हैं कि ऑन होएगा, तो वो ऑन होते टाइम यही होता है कि जो रोम वाला पार्ट है उसमें जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो एक मेमोरी में कहीं एड्रेस्ड होते हैं, यानी कि मैप्ड होते हैं। तो जब हम बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से जाके वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, तो उससे हमारा बूटअप में हेल्प होता है। यानी कि अगर ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स सुनी होंगी कि लोग कहते हैं हमारा लैपटॉप में मोबाइल ब्रिक हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें ये होता है कि जो बायोस होता है या फिर UEFI के जब अपडेट्स आते हैं तो कभी कभी फेल्ड अपडेट्स या अपडेट के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो करप्ट हो जाता है। तो ये है UEFI बेसिकली जो बायोस है उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। बायोस हमारे ओल्डर सिस्टम्स में आता था, मान लेते 2010 से पहले के। आप जितने भी नए कंप्यूटर्स आते हैं उसमें UEFI यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंशन फर्मवेयर इंटरफेस होता है। बेसिकली वही है कि जो हमारा बूटअप में हेल्प करता है। ओके, सो ROM एंड SSDs एंड HDDs आर डिफरेंट। SSD और HDD हम लोग एक्सटर्नली लगा देते हैं, जो ROM है वो मदरबोर्ड में लगा होता है। ओके, तो फिर से हम लोग जितने भी ट्रेंड्स हम लोग को मेमोरी हायरार्की के पिरामिड से मिले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल था कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो हमारे पास मेमोरीज हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उनका प्राइस घटेगा, कॉस्ट घटेगा। और जैसे हम बॉटम से टॉप जाएंगे वैसे वैसे उनकी स्पीड इंक्रीज होएगी, कॉस्ट इंक्रीज होएगी। और यहाँ पर मैंने और कुछ ट्रेंड लिखे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस बाय CPU। इसका सिंपल सा सीन ये है कि CPU कितनी जल्दी किसी आइटम को एक्सेस कर पा रहा है, कंटेंट को। तो अगेन वही है कि जो हमारी इंटरनल मेमोरी जैसे कि रजिस्टर और कैश होंगे उनके अंदर जो भी कंटेंट होएगा वो एक्सेस जल्दी होएगा, एक्सेस स्पीड ज़्यादा, तो जो एक्सेस टाइम है वो कम लगेगा। कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट अगेन देख सकते हैं, इंटरनल की सबसे ज़्यादा, उस प्रकार से टर्शरी की सबसे कम। फिर पर बिट कॉस्ट इज ड्यू टू स्पीड, एंड अगेन उसका ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही रहेगा कि इंटरनल का पर बिट कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, फिर टर्शरी का। सो यहाँ पर एक चीज़ आती है एवरेज कॉस्ट ऑफ मेमोरी। हम लोग जैसे मान लेते कोई सा PC ले रहे हैं, उसके अंदर इंटरनल मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, टर्शरी को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो M1 M2 M3 हमारी M1 इंटरनल, M2 मेन मेमोरी और M3 सेकेंडरी मेमोरी है। और साइज इन बिट्स उसका S1 S2 S3 है, और पर बिट स्टोरेज कॉस्ट ये दिया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मेमोरी निकालनी होगी तो सिंपल है, हमारे पास जो साइज इन बिट है वो S1 है और पर बिट
स्टोरेज कॉस्ट ये है, यानी कि इस M1 की टोटल कॉस्ट देखेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार S2C2 का प्रोडक्ट, S3C3 का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये आ गया। तो टोटल कॉस्ट हमारी ये आ गई, सिंपल इनका एडिशन पे हमसे पूछा गया कॉस्ट पर बिट। तो जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई थी उसको टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, तो यहीं से हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ मेमोरी पर बिट का फॉर्मूला है वो आ गया। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने लिख दिया है समेशन के रूप में, सिंपल समेशन i = 1 से n तक की SI × CI डिवाइडेड बाय समेशन i = 1 से n तक की SI मतलब यहाँ पर साइज हो गया। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट जो कि है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी जो हमारी है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, तो हम लोग उसे स्टैक टाइप देखेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास ऐसे एक बॉक्स बना है और इस बॉक्स में इक्वल पार्टीशंस हैं। तो ये जो ईच पार्टीशंस है इन्हें n सेल्स बोला और ये हमारी पूरी मेमोरी हो क्या हो गई ओके। सो मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ सेल्स इनटू 1 सेल कैपेसिटी। यहाँ मान लेते हैं कि एक सेल की कैपेसिटी 4 बाइट है और हमारे पास सेल्स कितने हैं, n सेल्स हैं। तो टोटल मेमोरी कितनी हो जाएगी, n × 4 बाइट। ये हो गई टोटल मेमोरी। तो यहाँ पर सेकंड है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस, वो क्या है इसका सिंपल सा मतलब तब समझ में आएगा जब हम लोग ये समझेंगे कि जो पार्टीशंस हैं इन्हें मेमोरी सेल्स के साथ मेमोरी एड्रेसेस भी कहते हैं। तो मेमोरी एड्रेसिंग की अब बात करते हैं। हमारे पास अगेन मान लेते हैं ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बोला है कि 8 सेल हैं और एक सेल में 16 बिट तक की बैठ सकता है। तो टोटल मेमोरी कितनी हो सकती है इसकी, 8 × 16 बिट्स, है ना। तो ईच सेल हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस। अब एड्रेसिंग की बात आती है, जैसे यहाँ पर 8 सेल हैं तो हमको अगर बाइनरी नंबर में इनको कुछ नंबर्स देने होंगे या एड्रेस देने होंगे तो हम लोग को 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास 3 बिट्स होंगे तो 2⁻3 8 आ जाएगा, तो हम ऐसे दे सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने मान लो पहले नंबर्स दे दिए, जैसे 0 1 2 till 7। अब इनकी वही बाइनरी लिख दी, 0 का 30, 1 का 001, 2 का 010, 7 का 111। तो इसी कारण से यहाँ पे जो ईच सेल्स हैं इन्हें हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है मेमोरी लोकेशन ही बोलेंगे, इनटू बिट्स ऑन पर लोकेशन। बिट्स ऑन पर लोकेशन मतलब एक इस लोकेशन में कितनी टोटल बिट्स बैठ सकती है, बाइट्स बैठ सकता है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वही हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये नॉर्मल सा देख लेते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स 4 होंगे तो हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स लगेंगी। जब नंबर ऑफ सेल्स 8 होंगे तो 3 बिट्स लगेंगी। नंबर ऑफ सेल्स 16 होंगे तो 4 बिट्स। तो हम लोग देख सकते हैं जो भी हमारी नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका लॉग विद बेस 2 ले लेंगे तो हमें कितनी बिट्स लगेंगी वो पता चल जाएगा। तो ये वहीं पर जैसे मेरे पास 2 की पावर n है, वैसे ही जैसे यहाँ देखते हैं 2 की पावर 2 4 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 16 को लिख सकते हैं। तो वही 2 3 4 2 3 4। वैसे 2 की पावर n हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, यानी कि मुझे n बिट्स लगेंगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी प्रकार मान लिया ये 2 की पावर में नहीं, कोई भी रैंडम नंबर x है, तो x क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो 2 की पावर log ऑफ x विद बेस 2 हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स आ गए। तो यही जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग ये सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम लोग एड्रेस साइज बोलते हैं, एड्रेस बिट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मेमोरी में, वर्ड एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल। इसको हम लोग कई क्वेश्चंस में देखेंगे। वर्ड एड्रेसेबल का क्या मतलब है, बाइट एड्रेसेबल का। जैसे ये जो हमारा इस तरीके से ये मेमोरी का जो स्टैक टाइप होता है, इसमें जो एक डब्बा है, इस डिब्बे के अंदर कितनी बिट्स बैठ सकती हैं वो कभी कभी नहीं दिया होता है और बोल दिया जाता है कि दिस मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। इसका मतलब ये होता है कि ईच सेल कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 बाइट, मतलब एक सेल में हम लोग 1 बाइट ही स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हमसे वर्ड एड्रेसेबल बोला जाता है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे सेल्स हैं उनमें अब 1 बाइट नहीं 1 वर्ड स्टोर करा जाएगा। तो एक वर्ड हमारा किसी भी साइज का हो सकता है, मान लेते 1 बाइट 2 बाइट, उसी प्रकार n बाइट। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो हमारे सेल्स हैं इसमें हमारे एक वर्ड यानी कि जो भी उसका x बाइट्स होगा उतना बैठ सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये जो मेमोरी के एड्रेसिंग है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी।
तो इसका सिंपल सा ये है कि जब सीपीयू हमारा कोई भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो उसको कहाँ जाना है, उसे जो भी कंटेंट चाहिए वो कौन से सेल में होगा, वो फाइंड कैसे करेगा। वो फाइंड करने के लिए उसको एक एड्रेसिंग या फिर कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए ना जिससे वो उस जगह को पिन पॉइंट कर सके। जैसे हम लोग का जो एड्रेसिंग सिस्टम होता है ह्यूमंस में कि कोई भी सिटी है वहाँ पर सब घर को एड्रेस दिए जाते हैं, तो हम लोग किसी भी एड्रेस से पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये जो मान लेते हैं 147 क्योटा तालाब, ये जो भी जगह होगी ये किसी पर्सन की होगी। उसी प्रकार जैसे हम लोग हॉस्टल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग जैसे बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर ऐसे G100, 102 करके रूम्स हैं और वहाँ पर हमें असाइन करा गया कि 101 में ये 4 लोग रहेंगे, 102 में ये 2 लोग रहेंगे। तो आगे कभी किसी को ज़रूरत हुई उनमें से एक पर्सन की, तो उसे सारे रूम में नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो सीधे पूछ लेगा कि ये जो पर्सन है ये कौन से रूम में ठहरा है, तो वो पता चल जाएगा उसको कि ये भाई जी 302 में ठहरा है, तो इससे जाओ अपना जो भी काम है कर लो। तो ये जो है सीपीयू को ये जो सेल्स हैं उनको एक्सेस करने ईजियर हो जाता है मेमोरी एड्रेसिंग से। ओके, नाउ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं कि 120K इंटू 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स को हम लोग 1 बाइट लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर वही 128K इंटू 1 बाइट, तो यहाँ से 128 किलो बाइट मेमोरी आ गई। किलो 2 की पावर 10 बाइट्स, मेगा 2 की पावर 20 बाइट्स, गीगा 2 की पावर 30 बाइट्स। और बाइट्स और बिट्स के रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बाइट होगा उसे कैपिटल बी से लिखेंगे, जो बिट होगा उसे स्मॉल बी से लिखेंगे। ये जो कन्फ्यूज़न होता है कुछ क्वेश्चंस पे भी प्रॉब्लम कर जाता है और एक्चुअली रियल लाइफ पे भी प्रॉब्लम करता है। हम लोगों ने जैसे लाइव एग्जांपल देखा है, जब भी घर में या कहीं जियो फाइबर लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे नेट 16 Mbps की स्पीड देता है। अब 16 Mbps लोगों को लगता है वाओ, Mbps वो भी 16, इतने कम प्राइस में कैसे। तो वो जो Mbps है वो बाइट पर सेकंड नहीं है, वो बिट्स पर सेकंड है। तो यानी कि जो 16 Mbps लोग सोचते हैं वो अगर ध्यान से देखें तो वो और कुछ नहीं, वो 2 मेगाबाइट पर सेकंड है, नॉट 16 मेगाबाइट पर सेकंड। इट्स एक्चुअली 16 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो स्कैम नहीं होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, वैल्यूज़ है, ये सब हमको आगे क्वेश्चंस पे काम आएंगी। तो ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स जो हमारे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और एड्रेसिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, मेमोरी हैज 16 बिट एड्रेस बस, हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस आर देयर। इसको अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन। तो हमसे बोला 16 बिट एड्रेस बस है और हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस आर देयर। हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन से मतलब है कि memory locations basically how many cells are there in memory। तो मान लेते हैं जो हमारी मेमोरी है वो कुछ इस टाइप से है, जैसे डिब्बा, उसके इक्वल पार्टीशंस। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 16 बिट एड्रेस बस। 16 बिट एड्रेस बस, इसका सिंपल सा मतलब ऐसा है कि जब हमारा सीपीयू किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी वो मेमोरी लोकेशन है उसका जो एड्रेस होगा वो 16 बिट्स में हो। यानी कि जो हम लोग अभी पीछे ऐसे 001 लिख रहे थे, ये टोटल हमारा ऐसे 001 1100 1111 0000, यानी कि ये जो टोटल एड्रेस है ये 16 बिट्स का होना चाहिए। अगर ये 16 बिट का है तो हमसे कहा गया है कि यहाँ पर कितने सेल्स होंगे। लेट्स सपोज n सेल्स हैं, तो हमसे n पूछा गया है क्या है। तो हम लोग पीछे एक टेबल देख रहे थे, कहाँ गया, यहाँ पर देखो। यहाँ से सिंपल हमको पता चलता है कि अगर हमारे पास सेल्स 4 हैं तो एड्रेस 2 बिट्स चाहिए, यानी कि एड्रेस साइज 2 हो गया। उसी प्रकार अगर हमारे पास सेल्स 8 हैं तो 3 बिट हो गए। तो इसी प्रकार उल्टा चल रहा है कि हमारे पास सेल्स दिए रहते थे तो हमको अगर बिट्स चाहिए तो हम log ऑफ बेस 2 ले लेंगे। अगर हमारे पास बिट्स दी है और कितने सेल्स हैं वो चाहिए तो हम 2 की पावर में रेज कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 2 की पावर 4 नंबर ऑफ सेल्स हो गए। अब हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन था इसमें क्या दिया है, इसमें हमारे पास 16 बिट एड्रेस बस दिया है।
यानी कि हमसे ये कहा गया है कि जो ये जो एड्रेस है ये 16 बिट्स का है, तो इसका हम उल्टा 2 की पावर 16 चढ़ा देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स आ गए 2 रेज़ टू द पावर 16। अब ये लॉजिकल भी है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर सिंपल हमसे पूछा गया है कि मेमोरी कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एज, तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था पीछे कि मेमोरी को रिप्रेजेंट करना है, तो हम मान लेते हैं मैंने उससे a इंटू बी लिख दिया। सो हेयर a is equals to number of cells और b is equals to each cell size, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a is equals to क्या, मेमोरी लोकेशंस और एड्रेसेस, और b क्या हो गया, बिट्स पर मेमोरी। हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 2 की पावर a इंटू बी, और यहाँ पर क्या है, हेयर a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स एंड b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स इन ईच लोकेशन। ये तरीके हैं जिनसे हम लोग मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर अ सीपीयू व्हिच हैज 13 बिट एड्रेस बस एंड 16 बिट डेटा बस। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी व्हिच कैन बी सपोर्टेड बाय दिस सीपीयू इन किलोबाइट्स। ओके, देख लेते हैं। पहले मैं एक ऐसे मेमोरी बना लेता हूँ। यहाँ पर ईच सेल्स हैं इस प्रकार। हमसे कहा गया है कि कंसीडर सीपीयू विच हैज़ 13 बिट एड्रेस बस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमारा सीपीयू एड्रेस को वो करेगा, एड्रेस को एक्सेस करेगा कहीं भी लोकेशन पे, तो एक्सपेक्ट करेगा कि जो एड्रेस है वो 13 बिट में हो। यानी कि यहाँ पर जो भी हम लोग 0011 में लिख रहे थे, ये जो चीज़ें हमें 13 बिट्स में चाहिए। हमसे कहा गया कि 16 बिट डेटा, यानी कि 16 बिट डेटा सिंपल है कि जो भी हमारी लोकेशन है उसका जो कैपेसिटी है वो 16 बिट्स है। यानी कि जो भी सीपीयू लोकेशन को एक्सेस करेगा वहाँ पर बिट्स हमारे पास 16 होनी चाहिए। हमसे पूछा है मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी विच कैन बी सपोर्टेड बाय सीपीयू। तो सिंपल है, हमारे पास 13 बिट एड्रेस बस है। अभी मैंने फॉर्मूला में देखा कि जो हमारे सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स कैसे दिए जाएंगे, वो हमारे 2 की पावर जो भी एड्रेस बिट्स हैं वो रख देंगे, यानी 2 की पावर 13 सेल्स होंगे। तो टोटल मेमोरी कितनी होगी, टोटल मेमोरी जो भी हमारे सेल्स आए हैं 2 की पावर 13 इंटू एक जगह कैपेसिटी 16 बिट्स, इतना आ गया। अब हमें ये आंसर चाहिए किलो बाइट्स में, तो इसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 13 इंटू 16 बिट्स है। 16 बिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे 2 बाइट लिख सकता हूँ, यानी कि क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 14 बाइट। तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10 बाइट। 2 की पावर 4 हो गया, 2 टू 4 2 गया 16, और 2 की पावर 10 को लिख सकता हूँ KB। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 16। नेक्स्ट एग्जांपल, 32 बिट वाइड मेमोरी हैज़ 24 बिट एड्रेस टू बी एक्सेस्ड, मैक्स मेमोरी कैपेसिटी इज डैश MBs। ये भी सिमिलर ही एग्जांपल है, जिसे जल्दी से देखते हैं। हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये मेमोरी है, इसमें कुछ ऐसे सेल्स हैं। इनसे बोला गया कि 32 बिट वाइड मेमोरी हैज़ 24 एड्रेस बिट्स। तो अगेन ये जो हमारे पास एड्रेस बिट्स हैं यहाँ पर 24 होगा, यानी कि सीपीयू एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी एड्रेस से एनकाउंटर हो वो 24 बिट्स में हो, और जो भी हमारा यहाँ पर कंटेंट होएगा उसके अंदर वो 32 बिट्स का होगा। तो मैक्स मेमोरी कैपेसिटी पूछी है, फिर से सिंपल, तो डायरेक्ट मैं इस बार लिख दूंगा कि जो टोटल मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, वो नंबर ऑफ सेल्स इनटू ईच सेल कैपेसिटी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 24
यानी कि 2 रेज टू दी एड्रेस बिट्स एंड 32 बिट कैपेसिटी, तो इतना साइज आ गया। मुझसे मेगाबाइट में पूछा गया है तो मैं इसे लिख दूंगा 2 की पावर 24 इंटू इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बाइट। 2 रेज टू द पावर 24 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 26 एंड इसे मैं लिख 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 20। 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा मेरा 64 और 2 रेज टू द पावर 20 को हम सिंपल MB लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 64। Okay, let's see the next example. The memory cycle time of a memory is 200 nanosecond. The maximum rate with which the memory can be accessed is dash bytes per second. तो यहाँ पर हमारा एक नया टर्म एनकाउंटर होता है जो है मेमोरी साइकिल टाइम। तो मेमोरी साइकिल टाइम क्या है? मेमोरी साइकिल टाइम अगर सिंपली बात करें तो हमारा कोई भी मेमोरी लोकेशन है, वहाँ पर रीड और राइट ऑपरेशन जो होएगा उसको होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमारा मेमोरी साइकिल टाइम हो गया। यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड और टेकन टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन एट ए सर्टेन मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड मेमोरी साइकिल टाइम। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो मुझे यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि ये बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल है मतलब एक जो सेल होगा वहाँ पर मैक्सिमम 1 बाइट ही स्टोर हो सकता है। तो ठीक है, हमसे कहा गया है कि 200 नैनोसेकेंड द मेमोरी साइकिल टाइम ऑफ ए मेमोरी इज 200 नैनोसेकेंड। यानी कि अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बाइट एड्रेसेबल है तो इन 200 नैनोसेकेंड क्या है कि हमारा 1 बाइट ऑफ डेटा कैन बी एक्सेस्ड। इसका मतलब इन 1 नैनोसेकेंड हमारा 1 बाइट डिवाइडेड बाय 200 नैनोसेकेंड, इतना ये रेट आ गया बेसिकली। तो अब हमारा 1 सेकेंड में ओके, ये फर्स्ट स्टेप में हमारा नैनोसेकेंड हटेगा क्योंकि यहाँ पर नैनोसेकेंड है। तो 1 नैनोसेकेंड में 1 बाइट बाई 200 हो गया और 1 सेकेंड में हमारा 1 बाई 200 बाइट बाई नैनोसेकेंड हो गया। तो नैनोसेकेंड का मतलब क्या होगा? अगर हम लोग फिजिक्स की थोड़ी अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करें तो ये होता है 10 टू द पावर -9 बाइट पर सेकेंड, यानी कि 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 200 बाइट पर सेकेंड। अब 10 की पावर 9 में अगर हम 10 की पावर 3 को बाहर निकाल ले तो 1000 हो जाएगा। 10 की पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय 200 बाइट पर सेकेंड। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1000 डिवाइडेड बाय 200, कैंसिल कर दिया, सब 5 लिख दिया। तो मेरा जो फाइनल आंसर है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 बाइट पर सेकेंड आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर 6 बाइट्स पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हमसे कहा गया है अ प्रोसेसर कैन सपोर्ट ए मैक्सिमम ऑफ 4 GB वेयर टेम्पररी मेमोरी इज वर्ड एक्सेसिबल। वर्ड एक्सेसिबल देखिए यहाँ आ गया, यानी कि वही है कि जो एक सेल है वहाँ पर हमारा एक वर्ड ऑफ वर्ड कंटेंट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो एक वर्ड कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द प्रोसेसर इज एटलीस्ट डैश बिट्स। तो हमसे यहाँ पर द साइज ऑफ द एड्रेस बस पूछा गया है। ओके, लेट्स राइट व्हाटएवर वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या है कि मैक्सिमम 4 GB, यानी कि जो टोटल मेमोरी है वो है 4 GB। यानी कि अगर मैं ऐसे मेमोरी ऐसे ड्रॉ करूं ऐसे सेल से, तो ये जो मेमोरी है ये हमारी 4 GB है। इसने कहा है कि यहाँ एक सेल में एक वर्ड मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा यानी कि क्या मिलेगा? हमें 2 बाइट ऑफ डेटा मिलेगा। ओके,
तो अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इसे ऐसे देखें कि जो 4 GB मेमोरी है उसके अगर हमको इक्वल पार्टीशंस करने हैं, ऐसे पार्टीशन करने हैं जिन पार्टीशन में 2 बाइट ऑफ डेटा बैठ सके, तो सिंपली हमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कैसे मिल जाएंगे? नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू जो भी हमारी टोटल मेमोरी है उसे डिवाइड कर देंगे सेल साइज से। तो टोटल मेमोरी कितनी है? 4 GB। 4 GB यानी कि 2⁻30 और 2 बाइट है तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो 2 इंटू 2⁻30 यानी कि 2 इंटू 2⁻31 ये आ गया हमारे पास सेल्स। और यही सेल्स में हम लोग याद करो जब पीछे फॉर्मूले देखे थे तो उसमें ऐसे ही तो था कि 2n सेल्स होंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें n बिट्स लगेगा, ऐसा ही तो कुछ था। तो जो हमारे पास एड्रेस बिट्स हैं वो और कुछ नहीं, जो पावर में चढ़ा हुआ है n ही तो है। तो जो हमारे पास प्रोसेसर के लिए जो एड्रेस बिट्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 31 आ गई, तो इसका आंसर हो गया 31। इस क्वेश्चन में एक चीज नोट कर सकते हैं कि हमसे कहा गया है द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द प्रोसेसर इज एट लीस्ट डैश बिट्स। एट लीस्ट उसे 31 बिट्स चाहिए, यानी कि अगर 31 से अगर कम बिट्स हुई तो क्या एक्सेस कर पाएगा? नहीं, एटलीस्ट लगा है ना, तो यानी कि 31 या 31 से ज़्यादा बिट्स होंगे, मान लेते 32 33 बिट्स अगर हमें मिली तो भी जो हमारा सीपीयू है वो यहाँ पर वर्ड को एक्सेस कर पाएगा। ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है मेमोरी साइज 8 GB है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द मेमोरी इज डैश बिट्स इफ। हमारे पास 2 केसेस में बेसिकली एड्रेस बिट्स को कैलकुलेट करना है। पहला केस है मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, तो जो फर्स्ट केस है उसमें बाइट एड्रेसेबल का मतलब है कि जो भी हमारे ईच सेल हैं उसमें 1 बाइट होगा, यानी कि ईच सेल इज इक्वल्स टू 1 बाइट। सिंपल बाइट कैपेसिटी साइज कैपेसिटी ये सब दे दिया है। हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है मेमोरी वो है 8 GB। जो एक सेल है वो हो गया 1 बाइट का। हमें नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो मान लिया n सेल्स हैं, तो इसको निकालना तो n इज इक्वल्स टू टोटल मेमोरी यानी कि 8 GB डिवाइडेड बाई एक का साइज 1 बाइट। ओके, सो 8 GB कैन बी रिटन एज 8 इंटू टू द पावर 30 बाइट डिवाइड बाई 1 बाइट। Okay, now this can be written as 2 to the power 8 can be written as 2 to the power 3 into 2 to the power 20, so 2 to the power 30 2 to the power 33। यहाँ पर अब जो हमारा ये है जो बेसिकली n है यानी कि नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो आ गया 2 की पावर 33। तो जो हमारे पास पूछा था कि एड्रेस बिट्स कितनी चाहिए, तो एड्रेस बिट के लिए याद करो अगेन वही फॉर्मूला 2 की पावर n। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n बिट्स एड्रेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो हमारे पास 33 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस। नाउ सेकंड केस में क्या है, हमारे पास कहा गया मेमोरी इज वर्ड एक्सेसिबल। ओके, वर्ड एड्रेसेबल, तो वर्ड एड्रेसेबल से क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, इसमें जो भी हमारे पास मेमोरी थी उसमें जो एक सेल है उसमें एक वर्ड बैठा होगा, और एक वर्ड हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि वो 32 बिट्स का है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट हेयर ब्रैकेट में लिखा था कि जो वर्ड है वो 32 बिट्स का था। तो 1 वर्ड यानी कि जो एक सेल है उसमें 32 बिट्स आएंगे। तो लिख लेते हैं, हमें कितने सेल्स हैं, मान लिए n सेल्स हैं, और जो कैपेसिटी है वो अभी भी हमारे पास 8 GB है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू जो भी टोटल मेमोरी है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 GB डिवाइडेड बाय 32 बिट्स, यानी कि 8 इंटू 2 टू द पावर 30 बाइट्स डिवाइडेड बाय
32 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो हम 4/2 से लिख सकते हैं। 4/2 लिख दिया, बाइट से बाइट दिया, इससे ये गया, तो इससे मैंने लिख दिया 2 × 2⁻30, इसे लिख दिया मैंने 2⁻31। अगेन अगर हमारे पास जो सेल्स हैं वो 2⁻n है, तो हमें यानी कि n बिट्स रिक्वायर्ड हैं एड्रेस के लिए। तो इस केस में हमारे पास 31 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस। इसी के साथ हमारे जो मेमोरी और एड्रेस रिप्रेजेंटेशन था उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी हमारी मेमोरी हायरार्की है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर एवरेज एक्सेस टाइम देखेंगे और उन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।